बता रहे हैं, बड़ी छोटी सी बात अभी है, और लगभग 2 महीने बाद इसका महत्व समझ, आज नहीं समझ में आएगा, हम कितना भी बताएंगे ना आज आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आज ही समझ में आए। 2 महीना बाद समझ में आएगा ना तो आपको समझ में आएगा और हमको तकलीफ होगी, ठीक है। जैसे अभी आपको हम बता रहे एक सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा। जैसे किसी भी सवाल का हम आपको यदि बोल दें अभी कि जैसा भी कच्चा पक्का आंसर हो लिखना शुरू कीजिए, कच्चा पक्का। जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और लिखना है मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पर, तो आपके अंदर एक प्रवृत्ति आनी चाहिए कि हम इस पर कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना पॉइंट लिख लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी वही कर रहे हैं कि सोचते हैं कि खूब बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखें, एकदम चमक जाए। अभी है उसी चक्कर, हम जान रहे हैं चक्कर, ये पथ एक वही अंतर, इतना हम गुजर चुके तुम गुजर रहे, अंतर कुछ नहीं है। हमारे अनुभव से लाभ लीजिए, इसीलिए हम यहाँ पर। ये खूब सुंदर करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसको कर लेना। क्या होगा, 60 सवाल इसमें हैं, अब फ़र्क कीजिए, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 50 से 60 सवाल मिनिमम इसमें है। खूब सुंदर करना है तो सबको सुंदर करना है, एक को सुंदर करने से फ़ायदा नहीं ना है। होगा क्या कि जैसे ही आप इसको खूब सुंदर कीजिएगा तो एक बार में तो होगा नहीं, एक बार लिखेंगे फिर दोबारा लिखेंगे, तिबारा लिखेंगे, तो मान लीजिए 85 सवाल पकड़ते हैं तो 4 से 5 बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा 150, या 4 बार भी हम रखें तो 200 क्वेश्चन का आंसर को खूब सुंदर लिखेंगे, कितना टाइम लगेगा। यदि मान लीजिए आप दिन में एक बार एक सवाल लिख रहे हैं तो 200 दिन लगेगा। यदि एक दिन में एक बार लिख रहे हैं 200 मतलब कि दिन लगेगा ना, एक दिन में एक लिख रहे हैं तो। और यह एक सेगमेंट है, एक सब्जेक्ट भी नहीं है, एक सेगमेंट है। ऐसे कितने सेगमेंट हैं, कम से कम 7 सेगमेंट हैं। एक में 4 सेगमेंट है और एक में 3 सेगमेंट है। तो 7 में यदि हम 100 पकड़ते हैं, चलिए 200 को भी 100 पे लाते हैं कि आपको यदि 2 बार भी लिखेंगे, एक बार रफली और एक बार फेयरली, तो कितना हो जाएगा, रफली 100 बार लिखना हो 700 हो जाएगा। अब 700 बार लिखने के लिए यदि एक दिन में आप 2 भी लिखेंगे तो 350 दिन लगेगा ना। तो क्या होगा कि इधर 1-2 महीने तो खूब सुंदर सुंदर आप लिखने के चक्कर में रहेंगे, लास्ट में लगेगा कैसे लिखा आ जाए, और अभी कैसे लिखने के चक्कर में रहेंगे तो बाद में सुंदर लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं। अभी यदि आपका रहे कि नहीं हम सब में विषय प्रवेश करके पॉइंट लिख के आगे बढ़ते हैं, लिख देते हैं, तो अंत में इसी का क्वालिटी बढ़ेगा। तो अभी बहुत चक्कर में पहले कि हम यहाँ से ये मैटर, यहाँ से मैटर, आप एक रफ खाका बना के और आगे बढ़िए। और आगे जब बढ़िएगा, दोबारा जब आइएगा ना, तो उसी में फिर कुछ हीरा मोती जड़ दीजिएगा। अभी हीरा मोती के चक्कर में मत पड़िए ज़्यादा। अभी सबका बेसिक आइडिया, आउटलाइन और पॉइंट स्टोरी मेंबर डालते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अंत में इतना अफरा तफरी मचेगा कि आपको लगेगा अरे ये तो याद कैसे रहेगा, लिखाएगा कैसे। हाँ, ये दिखाइए, क्योंकि देखिए हमको 20 क्वेश्चन भी आपका डेली चेक करने में दिक्कत नहीं है। हमको मेरा पढ़ने का स्पीड बहुत अधिक है, मतलब आप दीजिएगा और विद इन मिनट्स आपको हम पढ़ के वापस कर देंगे, सब कुछ देख के करेक्शन करके। लेकिन आप पिछड़ जाइएगा स्पीड में, तो थोड़ा सा उसको मेंटेन रखिए। हो गया, ऑनलाइन आ गए लोग, चलिए। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा था एलिमेंट, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कुछ कुछ देखा था। पेपर 1 में क्या देखा था हम लोगों ने, आपका पटना कलम देखा था, पटना कलम, ठीक है ना। और पेपर 1 में स्टैट्स भी है, तो उसमें आप लोग पाई चार्ट देख चुके हैं, ठीक है ना, पाई चार्ट। और पेपर 1 में ही तीसरा सेगमेंट था करंट में हम लोग IR का एक विदेश नीति देखा था, ठीक है, सॉरी, विदेश नीति। तो ये 3 सेगमेंट हम लोग देख चुके थे। पेपर 2 में हम लोगों ने कृषि देखा था, जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों किसी में आ सकता है, तो ये इसीलिए इसको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को इसमें एक साथ रखा भी गया है। कृषि में हमने क्या देखा था, आधुनिक तकनीक का प्रयोग। हाँ, इसमें अभी कई सवाल बनेंगे कृषि में,
और दूसरा जो सेगमेंट है ज्योग्राफी साइंस टेक, तो उसमें क्या देखा थे हम लोग साइंस टेक में, बताइए साइंस टेक में क्या देखे थे? भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसका एक सेगमेंट अभी और है, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसका एक मेजर देखे थे। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने जो देखा, आज जो देखेंगे इसी का तीसरा वाला सेगमेंट देखेंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी देखेंगे हम लोग, नहीं कुछ करा सकते हैं, किसी किसी में लंबा भी करा देंगे। अभी हम विषय प्रवेश करा दे रहे हैं ताकि आपका क्या है ना कि कुछ भी आए तो अननोन नहीं लगे कि चलिए ये भी हमने कुछ किया हुआ है। अब अभी देखिए, अभी तक ही आप देखिए तो आप छठे सवाल में आज हैं, यानी कि आपके पास कल तक 6 सवाल तैयार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। छठा सेगमेंट में आप हैं तो इसको भी, इसका 2 क्लास हो गया तो इसको भी एक, इसका भी एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और इसका आज कराएंगे तो कल इसको दिखाना। 6 क्वेश्चन का आपके पास टारगेट आ चुका और आप अब पिछड़ना शुरू हो गए। 6 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, अभी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आज का गिलापन आज ही नहीं सूखेगा तो कल के धूप में सूखेगा, कल तो फिर 2 और जोड़ देंगे। क्योंकि अब मेरा टेम्परामेंट आ गया कि हमको अब डेली थोड़ा स्पीड से खींच देना है, एक कम से कम, तो हम स्पीड में खींचेंगे। और हमने अब अपना जो है पूरा हथियार वगैरह निकाल लिया, जो अपनी कॉपियाँ और जो मैंने बनाया हुआ सब कुछ नोट्स वगैरह, जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। मान लीजिए आपको हम एक बार दिखा भी देंगे तो इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये क्या है कि बहुत कारगर है, इसमें क्रमबद्ध चीज़ें हैं अपने पास, ठीक है। अब आप इस पर आइए, पॉलिटी वाले पर, शॉर्ट हैंड में है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, PTR है। हाँ, तो इसमें हम लोग जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे अधिक अंकदायी है, मार्क्स रिवार्डिंग है। इसमें भी काफ़ी लोग कहते हैं ना पेपर 2 में नंबर नहीं आता, पेपर 2 में जिसका पॉलिटी पे कमांड है उसको 190 प्लस नंबर आता है। हमारे क्लास में पिछली बार 194 हाईएस्ट आया पेपर 2 में, तो कहीं से उसके लिए चिंता नहीं करना। और इसमें कई बार लोग क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, इसी से नंबर कम होता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा टफ दिखता है लेकिन होता वही मार्क्स फेचिंग है। एक क्वेश्चन होता है दिखता इजी है लेकिन मार्क्स फेचिंग नहीं होता। जैसे आपका यदि क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स की विवेचना करें और आर्टिकल 21 के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें, तो लगेगा कि फंडामेंटल राइट पे लिखना है, फिर आर्टिकल 21 पे लिखना है, फिर दोनों को कोरिलेशन बनाना थोड़ा दिक्कत है। और लिख दे कि भारतीय चुनाव में जाति के महत्व पर एक व्याख्या लिखे, नहीं रहेगा तो आदमी ऐसा सोचेगा जाति तो हाँ बिहार का चुनाव है, चाहे भारतीय चुनाव है, जाति लिख देते हैं। एक सवाल पूछेगा क्या आपको नहीं लगता है कि, देखिए सवाल आ ही गया, हम नीचे देख रहे तो वही सवाल ही है। Examine the role of caste in electoral politics in India. To what extent did caste factor play a role in 2000 something election in Bihar? जो भी जब इलेक्शन रहा था, तो ये देखिएगा कि कास्ट और पॉलिटिक्स पर एक सवाल रहता है और वो आपको फंसाने के लिए रहता है। लिख सकते हैं इस पर भी, एक मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो बेहतर है कि यही लिखें, 50 से 60 आएगा, लेकिन वहीं पर हथियार आप डाल दिए कि हम कमज़ोर हथियार के साथ आए हैं। यदि संविधान में हमको नॉर्मल विवेचना करनी हो, मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं और नॉर्मल आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो 5 या 10 सेगमेंट से ज़्यादा है संविधान में जिस पर हम लोग को पढ़ना है। संविधान में एक शुरुआत होगा कहाँ से, राज्य और क्षेत्र से, संघ का क्षेत्र वही ना पहला भाग है। सेकंड भाग क्या है, नागरिकता। तीसरा है आपका फंडामेंटल राइट वाला जो आता है। तो फंडामेंटल राइट, नागरिकता को भी हम नहीं मानते हैं कि बहुत विश्लेषणीय चीज़ है। उसमें एक अधिनियम है, उसको पढ़ लीजिए और उसमें जो संशोधन हुआ है उसको उसके बाद लिखते जाइए। जैसे कि 55 का लिख दिया आप, उसके बाद 86, 91, 92 और PIO और जो अभी क्या चलता है जो कार्ड बना है OCI। तो PIO, OCI और ये NRI, इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपका नागरिकता खत्म। क्या करना होगा, नागरिकता का पहला अधिनियम, उसके बाद 86 का अधिनियम,
उसके बाद 92 का अधिनियम, उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट और प्रवासी भारतीय पर भारत सरकार का वर्तमान का स्टैंड जोड़ दीजिए। नागरिकता समाप्त, कोई दिक्कत, आसान है। अब आएगा फंडामेंटल राइट्स, तो कहाँ शुरू होता है? 12 से और उसमें भी 14 से स्पष्ट तौर पर। 13 जो है वह इसको मतलब इसका संघर्ष शो करता है, किसके साथ? असंगत। असंगत मतलब 368 जो दिया हुआ संशोधन वाला, उसके साथ ये कोरोलरी है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, असंगत है या संगत है, इसके बारे में बताता है कौन? 13। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। 13 पर 2 घंटा का क्लास एक आर्टिकल पे चल सकता है। किस आर्टिकल पर? आर्टिकल 13 पर। और हम लेंगे किसी दिन आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के बाद, ये हो सकता है कि एक आध क्लास बाद ही लें। तो आपका बच गया क्या? फंडामेंटल राइट एक बढ़िया सब्जेक्ट है जिसको कि आप कर लीजिए। एक कर लीजिए केंद्र और राज्य में जो संघर्ष होता है, केंद्र की ताकत क्या है, राज्य की ताकत क्या है, और इनका संघर्ष में जो है क्या समस्या है और क्या समाधान है। यदि इसको मतलब क्या आपकी ताकत, क्या हमारी ताकत, क्या काम आपके जिम्मे है, क्या काम हमारे जिम्मे है, और इसमें संघर्ष की क्या क्या स्थितियां बनती हैं और समाधान के क्या क्या पहलू हैं, यदि इसको हमने समझ लिया तो हमारा दूसरा बेहतर टॉपिक खत्म हो गया। यदि हमारा फंडामेंटल राइट स्ट्रांग है, केंद्र राज्य संबंध हमने ढंग से कर लिया, देखिए बोलना आसान है और करना मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। इन दोनों के यदि कर लिए तो आपके पास तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज आता है वो आता है राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति। तीसरा हम बोल रहे हैं, तीसरा राष्ट्रपति आ जाएंगे। उसके बाद उसी के पैरेलल आपका चौथा आ जाएगा राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। तो आप फंडामेंटल राइट्स, केंद्र राज्य संबंध, स्टेट सेंटर रिलेशन, और राष्ट्रपति और राज्यपाल, 4 सेगमेंट हुआ। इन 4 सेगमेंट को यदि ढंग से कर लेते हैं तब आएगा दल बदल संशोधन संबंधी प्रावधान। ठीक है, संशोधन को लीजिए और उसी के साथ लेटेस्ट जो ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो डेवलपमेंट है उसके बारे में लीजिए। तो क्या क्या है? एक दल बदल पे निवारक निरोध चल रहा है, बार बार की समस्या है, फ्लोर टेस्टिंग और ये सब। उसके बाद आता है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, और तीसरा आता है इसी के साथ साथ न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू। क्या हो गया? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और वही न्यायिक सक्रियता। और तीसरा एक सेगमेंट क्या हो जाता है? ये तो फंडामेंटल राइट को जब पढ़ेंगे उसके कोरोलरी में इसको पढ़ेंगे एक पार्ट में। तो इन हमारे कहने का मतलब है कि यदि 6 से 7 टॉपिक को ढंग से समझ लिया जाए तो आपका सारा सवाल उसमें आ जाता है। लेकिन सवालों को देखिएगा तो लगेगा कि ये तो कहीं लगता है बाहर से आ रहा है। जैसे आप यदि जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू पढ़ने में ही आएगा कि संविधान का किस किस भाग को हम रिव्यू कर सकते हैं। तो जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि संविधान का यह भाग उसकी आत्मा है, यह भाग शरीर है, यह भाग उसका सर है, यह भाग उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ नहीं सकते, तो यहीं पर आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू अपने आप में एक बड़ा चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे पहलू को हम लोग देख लेंगे। उसमें जुडिशियल रिव्यू भी, बेसिक स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। करना क्या है? फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ साथ डीपीएसपी को तुलना कर लेना है। दूसरा करना है आपको सेंटर स्टेट रिलेशन, और तीसरा करना है आपका राज्यपाल और राष्ट्रपति जोड़ा में ही। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म और करेंट कंटेक्स्ट में इंडियन पॉलिटिक्स की समस्या है। क्या समस्या है? जैसे कि तेजी से वादों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको नहीं लगता कि न्यायिक सक्रियता के बढ़ने से लोकतंत्र के हक का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, या विधायिका और इसका संघर्ष कहीं ना कहीं नागरिक अधिकारों के प्रति भी असंवेदना को जाहिर करता है? तो बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन मेन 5-7 टॉपिक ही हैं और इन टॉपिक से आपका पॉलिटिक्स कवर हो जाता है। इस टॉपिक को यदि ढंग से कर लेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लिख सकते हैं? हम बता रहे हैं तो लेटेस्ट टॉपिक
वही तो बोले कि जो राज्य व्यवस्था की वर्तमान की जो समस्याएं हैं, वर्तमान में राज्य व्यवस्था में क्या है, ये सारी ई गवर्नेंस भी राज्य व्यवस्था की समस्या ही है। तो समस्या और समाधान जो कंटेक्स्ट करेंट है वो हम लोग अलग से करेंगे और लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, आप करने की स्थिति में है या इसको पढ़ने की स्थिति में। डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ हैज़ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। हिंदी में बोल दे रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के बारे में बताएं जो संविधान में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और यह भी बताइए कि आर्टिकल 21 कैसे उसमें जीवन के लिए जो अधिकार दिया गया, राइट टू लाइफ यानी जीवन का जो अधिकार है उसको कैसे उसमें बढ़ाया गया है, हाउ इट हैज़ एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपको पता ही है मेनका गांधी का वाद हुआ था जिसमें यह कहा गया कि राइट टू लाइफ मतलब वह केवल इंश्राइंड नहीं है केवल जीवन तक, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्या है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी तक जाता है वो। मान लीजिए किसी को जीने का अधिकार है और उसको रोज़ बेइज्जत कर रहे हैं तो बोलेगा ऐसा ज़िंदगी से बढ़िया मरिए जाए, नहीं। किसी को मरने का भी अधिकार है, उस पर भी लड़ाई चल रही है, केवल जीना ही अधिकार नहीं है, मरने का भी अधिकार होना चाहिए। जैसे सुसाइड कर लीजिएगा, अब बच जाइएगा, छत से कूदे अब पैर टूट गया तो इलाज कराएगा, पैरों ठीक करके फिर जेल ले जाएगा। तो ये नहीं कि बच गए तो बच गए। चलिए, तो आज हम लोग एक सेगमेंट को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, छोटा सेगमेंट, और आपको हम पॉइंट्स देते हैं, इसको बड़ा करके आप लोग को लाना है। ठीक है, लिखिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। प्रश्न नहीं है, उसको ऐसे डील कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहले तो पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स आप समझते क्या है। तो यह वह अधिकार है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति को प्रदान किया था। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स किसी भी देश में वहाँ के व्यक्ति को दिया जाता है, यानी कि यह प्रदान किया था किसको, व्यक्ति को, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। ठीक है, और ये जरूरी क्यों है, तो उसका अगला सेगमेंट लिखता है कि फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बींग, यानी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। कैसा ग्रोथ, ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसका पहला इसमें कोर है, जैसे कि छूटे नहीं, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट दिया जाता है। भारत के संविधान में भी यह दिया गया है। किस भाग से दिया गया है, तो भाग 3 से दिया गया है, भाग 3 से। तो आप जब इस पर लिखेंगे तो पहला पॉइंट यही हो गया, पहला पॉइंट वही हो गया कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नागरिक लिखना, सिटीजन। ठीक है, लेकिन इसमें व्यक्ति इसलिए हमने कहा कि इसमें कई लोग जैसे विदेशी भी आते हैं ना, तो अब भारत के नागरिक नहीं है लेकिन उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए अभिषेक। फंडामेंटल राइट मैंने व्यक्ति वर्ड इसलिए यूज़ किया कि यह नागरिक करेंगे तो केवल भारत के नागरिक तक सीमित हो जाएगा, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो भारत के नागरिक नहीं होने के बावजूद भी दिए जाते हैं। ठीक है ना, वही थोड़ा है कि बाहर का आदमी आ गया तो उसको धके काट दीजिएगा, नहीं ना। तो उसको भी जो लाइफ का अधिकार मिलता है, निर्बाध संचरण का अधिकार मिलता है, वो सब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। इसके 3 कैटेगरी है, एक जो भारत के नागरिकों को दिया गया है, एक जो भारत के नागरिकों को विलंबित कर दिया जाता है, मतलब किसी विशेष परिस्थिति में भारत का नागरिक भी है लेकिन उसको रोक दिया जाएगा, और एक है जो विदेशियों के लिए, तो उसको बताएंगे। तो इसीलिए मैंने व्यक्ति कहा, अदरवाइज ये नागरिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट पहला पॉइंट, और दूसरा भाग 3 एक पॉइंट के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा मतलब एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लिखेंगे तो यह कई बार अच्छा देगा कि आपको पता है कि कहाँ से ये आता है और भारतीय संविधान में कहाँ इसका जिक्र है। 4-5 वर्ड लगता है, कहीं लिख ही दीजिएगा इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है। दिया गया है, स्पष्ट परिभाषा नहीं है, भावनात्मक परिभाषा है। ठीक है, लेकिन उसमें यह बताया गया है
कि यह व्यक्ति के जीवन यापन के लिए क्या दो वर्ड यूज किया गया है। एक है जीवन यापन, लिवलीहुड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए उसको जितना भी अधिकार मिलता है कहीं ना कहीं उसको जीवन यापन में मदद करता है। दूसरा क्या है, यह फंडामेंटल है, जीवन यापन के लिए फंडामेंटल है, यानी कि मौलिक है, नेसेसरी है और मौलिक है। दो वर्ड यूज किया गया है, जरूरी और मौलिक, अनिवार्य और मौलिक। हिंदी में लिखेंगे तो अनिवार्य एक वर्ड लिखना होगा और मौलिक लिखना होगा। इंग्लिश में लिखेंगे तो फंडामेंटल लिखना होगा और नेसेसरी लिखना होगा। ठीक है। फिर यह तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है कि यह राज्य को, देखिए, राज्य के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। राज्य के द्वारा यह मतलब इसमें नॉन इंटरफेरेंस है या फिर इंटरफेयर नहीं किया जाता है। फिर चौथा इसका प्रॉपर्टी लिखिए उद्देश्य के तौर पर कि अब जैसे कि जो इसका उद्देश्य क्या है, फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है, तो पहले हम परिभाषा में ये बता चुके हैं कि सर्वांगीण विकास इसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। किसका? व्यक्ति का। और यह इसका दायित्व किस पर सौंपता है? राज्य पर। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर है? या बाइंडिंग है, किस पर बाइंडिंग है? या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर। स्टेट मतलब देश पर। हिंदी में लिखेंगे तो बाध्यकारी दायित्व। देखिए, बाध्यकारी दायित्व, इस पॉइंट को भी आपको डील करना है। बाध्यकारी दायित्व क्या होता है कि दायित्व तो है ही, लेकिन आप इससे भाग नहीं सकते। मान लीजिए बहुत सारा फादर को देखिएगा कि उसका 4-5 ठो बच्चा है, तो उसका दायित्व है ना। पता चला कि वो बच्चा को माँ के भरोसे छोड़ के चल गया दिल्ली नौकरी करने के लिए, अब संभालते रहो तो जितना संभालना है। तो दायित्व है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं बन पा रहा है। लेकिन सरकार क्या ऐसा कर सकती है कि नहीं, आपको हम समता का अधिकार नहीं देंगे, इस बार का परीक्षा में जो है ना यही लोग को पास करा देते हैं और आप लोग को फेल करा देंगे, कर सकती है। एक भी सूता ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे कई दायित्व हैं सरकार के, जैसे उसको बाध्यकारी करते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि आपको इसको छोड़ के नहीं। मान लीजिए नीति निदेशक तत्व में कोई बात है तो सरकार करे या ना करे, एक गाइडेंस है, नहीं भी कर सकती, लेकिन यहाँ पर आप भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं बाध्यकारी दायित्व। इन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा जैसे, ठीक है। अगला लिखिए, ये सरकार की शक्ति को रेस्ट्रिक्ट करती है, रिस्ट्रेन करती है, कर्व करती है, उस पर लिमिट पुट करती है, यानी कि उसको सरकार की शक्ति को सीमित करती है, उस पर एक कर्व करती है, यानी इट रिस्ट्रेन्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, इसके फंडामेंटल राइट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सरकार को निरंकुश होने से रोकना। ठीक है, ये उद्देश्य का ही पॉइंट चल रहा है, ये पॉइंट ही है सारा। ठीक है, हिंदी में बोले सरकार की शक्ति को सीमित करती है। मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति को लिमिट करती है, कर्व करती है, उस पर एक नियंत्रण रखता है। और नागरिकों के वही उद्देश्य, वही चीज रिपीट हो रहा है। नागरिकों का क्या है? व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करती है। नागरिकों के सरकार का लिमिट करता है सरकार वाले को, और नागरिक को रक्षा करता है। नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार का रक्षा करता है और ये एश्योर करता है कि उसका समुचित और सर्वांगीण विकास हो, यानी कि प्रॉपर एंड ओवरऑल ग्रोथ हो। इसके अलावा सर्वांगीण विकास हो और समुचित विकास हो। ठीक है, फिर इसको क्या कहते हैं? इसका महत्व लिखिए, उद्देश्य के बाद लिखिए महत्व। क्या महत्व है? तो इसका सबसे बड़ा महत्व है कि यह लोकतंत्र को एक आधार प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड अ बेस टू द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भारतीय लोकतंत्र को एक जरूरी आधार प्रदान करता है, जरूरी आधार प्रदान करता है, डेमोक्रेटिक सेटअप को बेस देता है। ठीक है, चलिए लिखिए,
सर्वांगीण विकास लिखिए। दूसरा लिखिए समानता, इसका महत्व में, हाँ महत्व में हो गया बेस ऑफ लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेस बनाता है। फिर महत्व में भी एक बार आ जाएगा कि मानसिक शारीरिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ सिटीजन्स। कहिएगा शारीरिक विकास कैसे? शारीरिक विकास के लिए भी दशा, इसीलिए तो पूरा लड़ाई चल रहा है। शारीरिक विकास ये नहीं कि आप कुपोषित रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास, और इसके साथ साथ अब तो इस पर लड़ाई चल रही है कि आर्थिक विकास भी हो हर तरीके से, और सांस्कृतिक विकास उसका आखिरी चरण है। तो इन्हीं चीज़ों से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल ग्रोथ जो है उसमें क्या क्या आएगा? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, 5 तरह का विकास होगा तो उसको कहेंगे ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एज वेल एज कल्चरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके महत्व में, समानता को स्थापित करना। समानता कैसे आएगा? कि समानता को स्थापित करना, जो नीचे है उसको ऊपर लाना, जो ऊपर है उसके लिए एक दशा मेंटेन रखना, ताकि वही नहीं कि ऊपर वाले को काट के नीचे नहीं कर देना है। ये अलग बात है कि आरक्षण देखने पे प्रथम दृष्टया कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका बेसिक थ्योरी क्या है? समानता को लाना, टू मेंटेन द पैरिटी। जैसे क्या करता है, जब पिछड़ी जो महिलाओं को जो आरक्षण दे रहे हैं, तो ये सारा बात इसी में लिखना है। समानता वाला तत्व जो पॉइंट बनाएंगे ना, उसी पॉइंट में पिछड़ों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, और जो डिप्राइव्ड क्लास है उसको ऊपर लाना, यह समानता का कार्य है। फंडामेंटल राइट्स इसको एश्योर करता है। समानता में क्या है कि जिसको वो दशाएं नहीं मिली हैं सामाजिक और आर्थिक तौर पर, उन दशाओं को देना और उनको समानता के तत्व पर लाना। लंबे समय में आरक्षण का मूल उद्देश्य यही है, ठीक है। तो आरक्षण का आधार यही तैयार करता है, समानता का अधिकार, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, महत्व वाले में चौथा पॉइंट लिखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, टू सेट अ सेक्युलर सोसाइटी और स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट। इसमें तो ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मूल भावना ही है। फिर लिखिए अगला, राज्य राजनीतिक दलों की तानाशाही को भी नियंत्रित करता है। मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी आ जाए, राजनीतिक दल जो ऑटोक्रेटिक हो, तो फंडामेंटल राइट उसके ऑटोक्रेसी को भी एक क्वेश्चन मार्क उठाता है उस पर, ठीक है। लिखिए ये धर्मनिरपेक्ष वाले लाइन को, हाँ लिखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना मौलिक अधिकारों का एक उद्देश्य होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना मौलिक अधिकार का उद्देश्य। आप हिंदी में लिखती है ना, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना फंडामेंटल राइट का एक उद्देश्य होता है, महत्व, उसको महत्व में लिख रहे हैं। अगला लिखिए, राजनीतिक दलों की तानाशाही को रोकना भी एक इसका पॉइंट है, महत्व है इसका। कि राजनीतिक दल किसी भी मतलब देश में, राजनीतिक दल क्या होता है कि यदि बहुत पावरफुल हो जाए तो बहुत सारे नियम बदल सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या है कि उसको कर्व करता है। कुछ भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि पब्लिक को आप जो उसको राइट्स दिए उस राइट्स को आप छीन लीजिएगा, ठीक है ना। तो राजनीतिक दलों का अगला लिखिए, इंडिविजुअल लिबर्टी और सामाजिक जीवन के बीच में सामंजस्य बनाना, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन के बीच में एक सामंजस्य, समन्वय या बैलेंस बनाना, यह भी फंडामेंटल राइट का एक महत्व है। टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल लाइफ, ठीक है। दोनों का बैलेंस बनाना, यह भी एक फंडामेंटल राइट का इम्पोर्टेंस है।
अब इसमें आप इंग्लिश में लिखिए तो ऑप्टिमम बैलेंस लिखिएगा, टू मेंटेन द ऑप्टिमम बैलेंस, ठीक है। आगे लिखिए, सरकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन में मतलब एक समुचित समन्वय स्थापित करना, ठीक है ना। अगला लिखिए इसी का पॉइंट, सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। ये पहले का रिपीटेशन ही हो रहा है लेकिन इसको थोड़ा सा अलग है। स्वेच्छाचारिता एक निरंकुशता सरकार की, पहले मैंने पॉलिटिकल पार्टी लिखवाया था, ठीक है। स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता, ठीक है। अब लिखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वह 7वां पॉइंट लिखिए इसमें, फंडामेंटल राइट्स को लीगल वैधानिक यानी लीगल तरीके से इसको हाँ, तो यह जो है लीगली अनुशंसनीय यानी कि रिकमेंडेबल है, मतलब आप समझिए कि कानूनी तौर पर यह बाध्यकारी है। एक पॉइंट इसको भी डील कीजिए, वैधानिक रूप से अनुशंसनीय है यानी रिकमेंडेबल है लीगली। फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को मनोवैज्ञानिक मजबूती प्रदान करती है। बात वही है, घुमा फिरा के दूसरे भाषा में पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक मजबूती, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको? सिटीजन्स को। मनोवैज्ञानिक मजबूती, मान लीजिए राइट्स है आपके पास, वो हनन हो रहा है, फिर भी आपको हनन के बाद भी आपको रेमेडी का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। आप जी रहे हैं तो जीने के लिए बेहतरीन दशा का भी अधिकार लड़ाई चले, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली लगता है कि नहीं, कोई है जो हमारे साथ है, सरकार भी बाध्य हो जाएगी। कौन साथ है? संविधान, नियम, और नियमों का बल किसी भी बल से बड़ा होता है, ठीक है। मान लीजिए नियम ही हो जाए, कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, तो चोरी करने वाला का हाथ कापेगा ना, तो नियम से डर है ना यहाँ पर, तो नियम का भय बहुत। अब बदल के चोरी करेंगे क्या हो जाए, कोई है ही नहीं। सद्दाम हुसैन को जब लोगों ने कैप्चर कर लिया इराक में, तो उस समय का वीडियो फुटेज आ रहा था कि सरकार पूरी ध्वस्त हो गई, पूरे इराक में कहीं ना कहीं कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, ना कोई पुलिस तंत्र था। तो जिसको मन किया, जिसके दुकान में उसका शटर खोल के तोड़ के उसको घुस गया, कोई टीवी लेकर भाग रहा है, कोई फ्रिज लेकर भाग रहा है, कोई झरना लेकर भाग, जिसके पास जिसकी कमी रही, क्योंकि रोकेगा कौन? ना कोई नियम है, ना कोई व्यवस्था है। तो इसलिए इसी भय को, इसी बल को साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। अगला लिखिए इसकी कुछ क्वालिटी में कि यह राज्य के विरुद्ध एक अधिकार है, मतलब यह वर्ड आप लिख सकते हैं कि यह राज्य के विरुद्ध, इट्स अगेंस्ट द स्टेट। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे इसमें आप कहीं भी क्लेम करते हैं, किसके विरुद्ध करते हैं? राज्य के विरुद्ध करते हैं। इसमें एंटी पार्टी कौन होता है? गवर्नमेंट। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं है कि राज्य के विरुद्ध लिखने से मतलब घबरा जाइएगा, ठीक है। यह व्यक्ति को मिलता है, राज्य के विरुद्ध मिलता है। अगला पॉइंट लिखिए, राज्य के विरुद्ध एक अधिकार है। एक अधिकार, एक अधिकार नहीं, एक अधिकार अलग चीज हो गया, एक अधिकार। हाँ, इसकी एक विशेषता और है कि यह भारत के नागरिकों के अतिरिक्त गैर नागरिकों को ही मिलता है, इसलिए मैंने शुरू में व्यक्ति कहा था, ठीक है। यह सिटीजन्स के अलावा जो सिटीजन्स नहीं होते उनको भी मिलता है। नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार मिलता है? 15, 16, 19, 21, सारा मिलता है। 21 तक तो अधिकारी है इसका, ठीक है ना, सारा मिलता है। गैर नागरिकों को कौन सा मिलता है? 14, 20, 14 मिलता है गैर नागरिकों को, 20 मिलता है, 19 नहीं मिलता है। विदेश से आके जहाँ तहाँ आप भाषण माइक ला के नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता है, 14 तो मिलता ही है, 14 मिलता है। जैसे जो नागरिक अधिकार है ना ये, तो यह कुछ भारत के नागरिकों को मिलता है, कुछ विदेशियों को भी मिलता है, ठीक है ना। यानी कुछ नागरिकों को और कुछ गैर नागरिकों को, कुछ गैर नागरिकों, इनको बता रहे हैं ये ऑनलाइन में। तो कुछ गैर नागरिकों को भी मिलता है और कुछ नागरिकों को भी मिलता है, बस यही पॉइंट लिखना है। पॉइंट आपका क्या है? नागरिकों प्लस गैर नागरिकों को। अब उसी को जब डिटेल में जाएंगे तो ये आप लोग को लिखना है कि कौन कौन से आर्टिकल नागरिकों के लिए हैं और कौन कौन से आर्टिकल नागरिकों को नहीं मिलते, मतलब कि गैर नागरिकों को भी मिलते हैं। कौन कौन से नागरिकों को मिलते हैं और कौन कौन से गैर नागरिकों को भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए।
इसकी एक विशेषता यह है कि इसका निलंबन संबंधी कुछ खासियत है। जैसे युद्ध आपात के समय यह स्वतः निलंबित हो जाते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स। एक पॉइंट ए हो गया, उसका पॉइंट बी लिखिए, शेष जो है राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित होते हैं। युद्ध के समय कुछ स्वतः निलंबित और कुछ आदेश के बाद निलंबित, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, तीसरी कैटेगरी है, जो किसी भी स्थिति में नहीं निलंबित। तो क्या कैटेगरी हो गया? निलंबन के संबंध में इसकी विशेषता क्या हो गई? निलंबन एक हुआ स्वतः निलंबित, दूसरा हुआ आदेश से, और तीसरा क्या हुआ? नहीं निलंबित। ठीक है, 3 कैटेगरी हो गई इसकी। देखिए, कुछ अधिकार नकारात्मक हैं और कुछ अधिकार सकारात्मक हैं, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे सकारात्मक अधिकार कौन सा है? पॉजिटिव अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 19 है ना, पॉजिटिव है। और नकारात्मक कौन सा है? जैसे छुआछूत वाला 17, तो निगेटिविटी मतलब है तो भी पॉजिटिव ही ओवरऑल, लेकिन उसको नकारात्मक, चूँकि उसमें निषेध है, यहाँ पर दिया जा रहा है। तो रोकना निगेटिविटी है और देना पॉजिटिविटी है। तो कुछ निगेटिव से निगेटिव हटता है तो निगेटिव करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, तो उस तरह के आर्टिकल्स को आप लिख सकते हैं। हाँ, वहाँ निषेध है, निषेधात्मक है। नकारात्मक क्या? निषेधात्मक लिखिए। सकारात्मक है बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब पॉजिटिव में आता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन पर लगाम नहीं है, इन पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी कि लॉजिकल कंट्रोल इसके ऊपर भी है। ठीक है, असीमित नहीं है या लिमिटलेस नहीं है। लेकिन यदि इसका उल्लंघन होता है तो हमारे पास क्या है? अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 32 है ना। तो एक पॉइंट वो भी लिख लीजिए। उल्लंघन की स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। असीमित नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जो है असीमित नहीं है, इसका भी एक सीमा है और इस पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी लॉजिकल बाइंडिंग इसके ऊपर भी है। निगेशन इसका भी किया जा सकता है, वो पहले जो बताया आपको आपात की स्थिति में। हाँ, 32 में तो हम उसके रेमेडी लेते हैं, उपचार। तो जो ये निषेध बताया, 3 स्थिति है ना, युद्ध के समय में, आपातकाल की स्थिति में और किसी आदेश की स्थिति में इसको रोक। मान लीजिए आर्टिकल जब धारा 144 लगता है तो युद्ध तो नहीं है, आपातकाल भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आपके कुछ राइट्स को फॉर द टाइम बिंग कर्टेल किया जाता है। तो जो किसी भी अधिकार को जो रोका जाता है ना, समय के लिए और क्षेत्र के लिए, उसमें 2 चीज़ होता है, समय यानी कितने देर के लिए और किस क्षेत्र में, उसमें दोनों। हाँ, तो वो स्पेशल केस है, उसमें वो करना है। तो कोरोना वाला उदाहरण अच्छा बोला आपने, कोरोना डाल दीजिएगा तो थोड़ा लेटेस्ट लगेगा। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट में आप डाल सकते हैं। चलिए, यह ऐसा अधिकार है कि जिसको प्रदान किया गया है कि उसको मानना भी है, दोनों चीज़ है। मतलब कि दिस राइट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पर्सन, तो उसी आदमी को उसको मानना है। मतलब आपको यह अधिकार भी है और एक तरह से देखिएगा तो घुमा फिरा के यह कर्तव्य भी है। जैसे आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन उसी में यह एक्सपेक्टेशन भी है कि आपको बेहतर बोलना है, वहाँ तक बोलना है जहाँ तक दूसरे का आप अपमान न कर दें, नहीं तो वहीं पर आपके ऊपर केस हो जाएगा। आप बहुत अपना सब कुछ कर सकते हैं, पार्टी वार्टी करने की आपको आज़ादी है, लेकिन उस पर युक्त निर्बंधन क्या है कि 10 बजे रात के बाद आपको आके नाना पाट कर गोली मार देगा। नहीं, ये तो नहीं कर सकता है, लेकिन 10 बजे के बाद रोका जाएगा उसको। तो इस तरह जिसको यह अधिकार प्राप्त है उसी के पास उसकी सीमा का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कितने पॉइंट लिख लिए? देखिए, तो मतलब मजाक में सिंपल ढंग से, जबकि देखिएगा तो मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट लगता है कि है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स को डील करेंगे तो आपका एक आंसर हो जाएगा।
अब इसी में एक टेल लिख दीजिए, इसमें एक पॉइंट लिखा है लेकिन महत्व नहीं लिखा है। नहीं, कुछ महत्व बताया, कुछ उद्देश्य बताया, शुरुआत में बताया परिभाषा, फिर बताया महत्व, फिर बताया विशेषता, शुरू में डेफिनेशन। या भारत के नागरिकों के अतिरिक्त विदेशियों को भी बोलता है। हाँ, ये सब विशेषता में था। और लास्ट का इसका मतलब ये बात ये हुई है। यह जिसको प्रदान किया गया है वही उसी को मानना भी होता है। ये तो नहीं लिया है, वो तो पहले लिखवा चुके हैं उधर। हाँ, ये बोले कि उल्लंघन की स्थिति में हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उसके बाद बताए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद कि यह जिसको प्रदान किया गया है उसे मानना भी होता है। ठीक है, अब इसी में टेल जोड़ेगा कि डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इसकी तुलना करें। क्या रहेगा? यह कैसे उससे अलग है, ये तो आसान है। कैसे उसके समान है पूछे तो आप लोग बताइए। हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग का तो ये पीटी का पूरा मजा हुआ सब्जेक्ट होगा ना। तो यह डीपीएसपी के समानता कैसे रखता है डीपीएसपी के साथ, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के साथ इसकी समानता पर 2 लाइन बोलिए, मात्र 2 लाइन। 2 लाइन ये कि नीति निर्देशक तत्व की ये तक चलेगा ये। हाँ, मतलब वही दोनों का मूल उद्देश्य एक है, जैसा कि उन्होंने कहा मूल उद्देश्य एक है, क्योंकि उसका भी क्या है, सर्वांगीण विकास। यहाँ बाध्यकारी तरीके से, वहाँ पर अबाध्यकारी स्वैच्छिक तरीके से। यहाँ पर क्या है कि यह भी नागरिकों को प्राप्त है, वह भी नागरिकों को प्राप्त है। तो इस तरह का ये है। दोनों अब परस्पर कहा जाए तो पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर है? वो लिमिटेशंस है, ये आपको करना ही है नागरिकों के लिए। वो वैधानिक तौर पर है कि एकदम कानूनी तौर पे करना है, और यहाँ कानूनी तौर पर वो उसकी नहीं है, वो एक्सपेक्टेड है। वो राज्य की स्थिति और उसके मतलब इन्हीं चीज़ों को, जैसे एक पॉइंट को आप बोल रहे हैं ना, ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ को बड़ा पॉइंट बनाना सीखिए, आपका आंसर बनाना आ जाएगा। ठीक है, लिखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में समानता और अंतर के तत्व। समानता में लिखिए मूल उद्देश्य एक ही है, पहला पॉइंट। दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है। दूसरा पॉइंट है दोनों ही नागरिकों को दिए जाते हैं, कुछ गैर नागरिकों को है तो वो भी चीज़ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए समानता में, यह सर्वांगीण विकास के लिए दोनों जरूरी हैं। चौथा लिखिए ये दोनों, यानी कि नीति निर्देशक तत्व एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं या रिलेटेड हैं, दोनों शब्द लिखिएगा। तो देखिए है वही बात, लेकिन पॉइंट कितना हो गया? 4। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पूरक हैं या संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं या पूरक हैं। ठीक है, अंतर में लिख लीजिए डिफरेंसेस में, फंडामेंटल राइट न्याय योग्य होते हैं कि नहीं होते हैं? फंडामेंटल राइट जो है न्याय योग्य होता है, और नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा निषेधात्मक हैं और डीपीएसपी ये ज़्यादा सकारात्मक हैं। क्या उसमें ज़्यादातर बात होता है कि ऐसा होना चाहिए, और इसमें क्या होता है यह नहीं कर सकते। तो नहीं मतलब निषेधात्मक, नेगेटिविटी है। ठीक है, तो वो ज़्यादा निषेधात्मक है, निषेध है, तो निषेध होने से उसको नकारात्मक भी लिख सकते हैं कि नकारात्मक से ज़्यादा बेहतर शब्द है निषेधात्मक। ये इट निगेट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा निषेधात्मक हैं और डीपीएसपी ज़्यादा सकारात्मक है। ये लिखिए एक और पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट कि राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, जैसे कि फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है, जबकि डीपीएसपी सोशल, देखिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। फंडामेंटल राइट्स का कानूनी महत्व है और इसका नैतिक महत्व है, यानी कि वो लीगल उसका इम्पोर्टेंस है और इसका मोरल इम्पोर्टेंस है।
लीगल वर्सेज मोरल, लीगल इंपॉर्टेंस वर्सेज मोरल इंपॉर्टेंस। निलंबन की दशा में भी फर्क है। फंडामेंटल राइट्स का निलंबन संभव है कुछ दशाओं में। फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया सकता है। निलंबित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सस्पेंड कर सकते हैं। और हाँ, उसका कानूनी महत्व और इसका नैतिक महत्व है। ठीक है, उसका सस्पेंशन संभव है, निलंबन संभव है। और इसका निलंबन नहीं होता है। ये तो जैसा है वैसे ही स्थिति में रहता है। फंडामेंटल का है उसको रोक सकते हैं। जब युद्ध हो जाएगा, आपात स्थिति हो जाएगी तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको नहीं रोक सकते हैं। ये तो नॉर्मल युद्ध उस समय भी देखिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। यह यूनिवर्सल है। फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। हाँ, सार्वभौमिक नहीं है। देखिए फंडामेंटल राइट सार्वभौमिक नहीं है, जबकि यह सार्वभौमिक होता है। डीपीएसपी सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। और फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लग सकते हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक नहीं है। चूंकि इस पर प्रतिबंध संभव है, इसलिए उसी का एक्सटेंशन है। उसी पॉइंट को हम अलग तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यह स्वीकारात्मक बोलते हैं। डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? यह स्वीकारात्मक है। डीपीएस में स्वीकारात्मक है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगते हैं। डीपीएसपी जो है सार्वभौमिक है और स्वीकारात्मक है, एक्सेप्टेबल है। यह एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशनल है। सार्वभौमिक और स्वीकारात्मक, यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल। अगला लिखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स नागरिक वर्सेज राज्य हैं, सिटीजन वर्सेज स्टेट। इसमें चर्चा मतलब देखिए इसका सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है? स्टेट एंड सिटीजन। स्टेट वर्सेज सिटीजन फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार व्यक्ति वर्सेज राज्य। जबकि डीपीएसपी जो है इसमें अंतर्राज्यीय, मतलब राज्य का राज्य से भी संबंध डीपीएसपी का सब्जेक्ट है। जैसे नदियों को जल का विवाद हो रहा है तो डीपीएसपी का सब्जेक्ट है कि नहीं है? यदि किसी मंदिर मस्जिद का मैटर है तो कहीं ना कहीं वो राज्यों का बीच का होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जो एक राज्य का दूसरे राज्य से है, लेकिन वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ केवल व्यक्ति वर्सेज स्टेट है। तो यह एक बड़ा अंतर है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, अंतर कितना लिख लिया? अंतर 7-8 हो गया है। इतना लिख के अपना एक कंक्लूजन खुद से लिख के वो सब इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट को डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन प्लस ये एनालिसिस मिला के आपका एक अच्छा आंसर बन जाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पहले बार में ही फाइनल करें। इसके आंसर को कल जब लिख के दिखाइए तो कल हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे, यह खत्म हो जाए। इसका तो बोले कुछ इन्फॉर्मेशन जो डालना होगा वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे कि जो जनरल डीपीएसपी की व्याख्या में डालिएगा, लिखिए कि इसका प्रावधान भाग 4 में है, ये भी डालिएगा, लिख लीजिए पॉइंट में कहीं कहाँ। हाँ, डाल लीजिए। जैसे डीपीएसपी का प्रावधान भाग 4 में है, 36 से 51 तक है। यह सिद्धांत में राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिद्धांत में मतलब इन प्रिंसिपल इट्स ड्यूटी ऑफ स्टेट, इन प्रिंसिपल इट्स ड्यूटी ऑफ स्टेट, यानी सिद्धांत में यह राज्य का कर्तव्य है। विधि का निर्माण इसके तहत किए जाने की अपेक्षा है, यानी इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक और कंस्टिट्यूट रूल्स इन अकॉर्डेंस विथ डीपीएसपी। विधि निर्माण इसके आलोक में किए जाने की अपेक्षा होती है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह अब इसको उल्टा कोई लिखेगा तो कैसे लिखेगा? इसके बिना लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।
एक बात हुआ पॉजिटिव हुआ कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण है, यह स्वीकारात्मक है। इसी बात को निगेटिव कैसे लिखा जाएगा, इसके बिना लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इट्स योर चॉइस। हाँ, यह एक निर्देश पत्र है, इट्स ए काइंड ऑफ गाइड बुक सॉर्ट ऑफ। किसके लिए गाइड बुक है, राज्य के लिए। किसको दिया गया है, तो संवैधानिक शासकों को, या किसको दिया गया है, शासकों को निर्देश पत्र दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, संविधान के द्वारा दिया गया है। संविधान के द्वारा संविधान के शासकों को, यानी कि राष्ट्र के शासकों को जारी निर्देश पत्र क्या है, डीपीएसपी। यदि यहीं पर अंतर लिखिएगा तो लिखिएगा कि यह निर्देश पत्र है, तो फंडामेंटल राइट क्या है, हाँ, आदेश पत्र है, आज्ञा पत्र या आदेश पत्र। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, आदेश का इंग्लिश क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन बुक है वो, कि हाउ इट शुड बी डन। एंड यह क्या है, इट नीड्स टू बी डन। हाउ इट शुड बी डन आदेश हो गया, और इट नीड्स टू बी डन एक एक्सपेक्टेशन हो गया। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, क्या हो गया, उस तरह की बात हो गई, ऑट टू। वी शुड डू एंड यू मस्ट डू। तो ये शुड और मस्ट का फर्क है। जितना भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या किसके दायरे में आता है, शुड के दायरे में। वी शुड डू, वी शुड बिहेव लाइक दैट, वी शुड डू लाइक दैट, बट वी हैव टू, यू हैव टू डू दिस, दैट इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये राज्य का आधारभूत तो आपका जनरल 4-5 पॉइंट हो गया। इसको पहले लिखिएगा, ये बाद में नहीं लिखिएगा। ये जो बाद में पॉइंट बताया ये पहले जाएगा, और उसके बाद आपका मतलब जो फंडामेंटल राइट का पहले जाएगा, और जब दोनों का कर लेंगे तो दोनों का व्याख्या और अंतर। तो लिखिए, सवाल लिखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व की संक्षिप्त परिभाषा देते हुए उनके महत्व एवं विशेषताओं को बताएं। उनके महत्व एवं विशेषताओं को बताएं, साथ ही दोनों में समानता एवं असमानता के तत्वों की चर्चा करें। अभी फुल आपका 5 पन्ने का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और इससे आपका पॉलिटी में विषय प्रवेश हो जाएगा। ठीक है ना।